डेप्रिशिएशन। सबसे पहले आपके मटेरियल में आप मार्क कर लो, आपके मटेरियल में आप मार्क कर लो, चाहे तो नोटबुक में भी लिख सकते, नहीं तो क्वेश्चन सेट पे ही डेप्रिसिएशन चैप्टर जो लिखा वहीं लिख लो, एक्सक्लूडेड फ्रॉम कोर्स। नहीं समझा क्या बोल रहा हूं? पूरा चैप्टर नहीं, तो इसलिए जो बोल रहा हूं लिखो ना, एक्सक्लूडेड फ्रॉम कोर्स, एक्सक्लूडेड फ्रॉम कोर्स, उसके नीचे लिखो सिंकिंग फंड मेथड, सिंकिंग फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, एन्युटी मेथड, एन्युटी, एन्युटी मेथड, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स, प्रोविजन फॉर रिपेयर्स। तो ये चीजें उन्होंने कुछ समय पहले एक नोटिफिकेशन इशू करके डिक्लेयर किया कि आपके कोर्स में से हट गया, बराबर। तो आपका जो थ्योरी वाला नोट्स है उसमें भी मार्क कर लेना ये पोर्शन को, बराबर है। लगा तो एक लाइन ऐसा कट कर देना, यानी डिलीटेड है। और आपके जो क्वेश्चन सेट है इसमें क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 ये 3 क्वेश्चन डिलीट कर सकते हो, 13, 14 एंड 15। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। डेप्रिसिएशन क्या है वहां से अपन बात करेंगे, ठीक है। कोई भी एक्सपेंडिचर जो आप करते हो, खर्चा, इसको हम 2 टाइप में क्लासिफाई करते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी वो खर्चा जिसका बेनिफिट विद इन एन अकाउंटिंग ईयर एंजॉयड हो जाता है, यूज्ड अप हो जाता है, खत्म हो जाता है। इसीलिए हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही एक्सपेंस बोलते हैं और उसको 1 साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में राइट ऑफ कर देते हैं, ट्रांसफर करके खत्म कर देते हैं, बराबर है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या इसी को अपन बोलते हैं एक्सपेंस, क्या है? जिन खर्चों का बेनिफिट विद इन एन अकाउंटिंग ईयर एंजॉयड हो गया, यूज्ड अप हो गया, खत्म हो गया, उनको हम बोलते हैं एक्सपेंस और उनको हम प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, राइट ऑफ कर देते हैं। अब एज अगेंस्ट दिस कैपिटल एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जिसका बेनिफिट आपको मोर देन 1 अकाउंटिंग ईयर में मिलता है। जनरली कैपिटल एक्सपेंडिचर में कोई ना कोई प्रॉपर्टी क्रिएट हो जाती है जिसको हम बोलते हैं फिक्स एसेट। क्या बोलते हैं हम आपको उसको? फिक्स एसेट। तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर रिजल्ट इनटू फिक्स एसेट, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम बोलते हैं एक्सपेंस, खर्चा। फिक्स एसेट टेंजिबल भी होते हैं, मतलब जो फिजिकल फॉर्म में है, जैसे फर्नीचर, मशीनरी, बिल्डिंग। फिक्स एसेट इनटेंजिबल फॉर्म में भी होते हैं जो फिजिकली आपको नहीं दिख रहा बट वैल्यूएबल राइट्स होती है, पेटेंट,
ट्रेडमार्क, गुडविल, बराबर, इनको बोलते हैं इंटेंजिबल एसेट। बेसिकली यहां पर आप बात करोगे अभी टेंजिबल नेचर के फिक्स एसेट। तो आपने ये जो फिक्स एसेट खरीदा या बनाया, ये 1 साल से ज्यादा आपको बेनिफिट देता है। जनरली वो और लंबा पीरियड होगा, 5 साल, 10 साल, 20 साल। मैं यहां समझाने के लिए मान लो कि भाई 4 साल वो बेनिफिट दे रहा है। कितने साल बेनिफिट दे रहा है? 4 साल। आपने जब कैपिटल एक्सपेंडिचर किया तो आप उसको एसेट में डेबिट कर देते हो, फिक्स एसेट, मशीनरी, फर्नीचर, बिल्डिंग, ऐसे नाम से, बराबर। तो समझ लो ये फर्नीचर की अपन बात कर रहे हैं। तो आपने फर्नीचर के लिए खर्चा किया, उसको आपने फर्नीचर अकाउंट में डेबिट कर दिया, जिसको आप बोल रहे हो एसेट है। लेकिन वो भी 4 साल के बाद खत्म हो जाएगा। तो जो 1 साल में खत्म हो गया उसको आपने 1 साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिया। तो अगर ये 4 साल में खत्म हो रहा है तो सेम लॉजिक बोलता है कि उसको 4 साल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लो। 4 साल का इकट्ठे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता नहीं। 4 साल में 4 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेंगे। तो इसलिए फिर इस खर्चे को आप 4 साल के 4 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एलोकेट करो, डिवाइड करो, राइट ऑफ करो। तो हर साल जो अमाउंट ऑफ राइट ऑफ करोगे दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन, उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और इस पूरे मैकेनिज्म को, सिस्टम को अपन बोलेंगे डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन का सिस्टम, जो बोलना है। तो एसेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ पे एलोकेट करना, दैट इज डेप्रिसिएशन। अगर मैं आपसे पूछता, कॉमर्स वाले हैं बहुत सारे यहां पे, अगर मैं आपसे पूछता हूं कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, तो आप शुरू हो जाते हैं, डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एसेट ड्यू टू एफ्लक्स ऑफ टाइम एंड यूसेज एंड, बराबर। ये आपको सबको डेफिनेशन याद होगा, लेकिन उसका क्रक्स, उसका मीनिंग नहीं मालूम रहता। ये डेफिनेशन को याद रखने की बजाय चीज क्या है उसको समझना चाहिए। तो सिंपल लैंग्वेज में फिर से बोल रहा हूं, एसेट की कॉस्ट को उसकी यूजफुल लाइफ पे एलोकेट करने की प्रोसेस, दैट इज डेप्रिसिएशन। हर साल का जो अमाउंट आ गया दैट इज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब जरा सोचो कि ये जैसे हमने डेस्क बेंच खरीदे, बराबर, मान लो कि भाई डेस्क बेंच 5 लाख रुपए का है। अब हम अंदाज लगाएंगे कि भाई ये कितने साल चलेंगे। तो भाई किसी भी एसेट की लाइफ उसके यूज पे भी डिपेंड करती है, बराबर। तो अब इसकी लाइफ निकालते समय हम अंदाज लगाएंगे कि भाई कितने साल ये फर्नीचर चलेगा क्लासरूम के लिए। तो अगर आप लोगों की मेहरबानी रही तो भी हमको लगता है 4 साल चलेगा, बराबर। अब अगर यही डेस्क बेंच हमारे घर के लिए हम यूज कर रहे होंगे तो शायद हम बोलेंगे 6 साल चलेगा। पर यहां पे यूज पे से उसका फर्क पड़ जाता है, क्योंकि यहां पे अब अपने को जब भी गुस्सा आया, गुस्सा तो शर्मा सर पे आता, लेकिन अपन काय पे निकालते डेस्क बेंच पे, इधर कर दो, पैर मार दिया, लात मार, नहीं करते ना बहुत बार। ब्रेक रहा, आप इसके ऊपर बैठ जाते हो। आप में से कईयों को आदत रहती है वो डेस्क के ऊपर बैठेंगे, जबकि डेस्क बेंच बैठने के लिए नहीं है, बेंच बैठने के लिए, पर बैठते हैं उसके ऊपर, बैठते ना। अपना क्या जा रहा बोले, है ना। अभी देखो बड़ा घर में जरा बैठा करो, ऐसे देखो मम्मी डैडी का चिल्लाते फिर आपको, है ना। घर में सर वो हमारा है, उसकी फिक्र हम नहीं करेंगे, तो ऐसा रहता है। अब आपके सबके डेस्क को देख लो, बेंच में तो शायद नहीं, बट डेस्क को देखो, आप सब जन अपने अपने डेस्क को देखो, तो उसमें बहुत कुछ कलाकारी की हुई मिलेंगी। अब हमने इतने बढ़िया लाइट कलर का फर्नीचर बनाया था क्योंकि वो सूदिंग इफेक्ट देखता है, आइस को अच्छा लगता है। अगर हम चाहते तो इसकी जगह काले काले बोर्ड लगा देते थे,
तो वो एक अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं क्रिएट करता। अब हमने लाइट कलर का बिल्कुल लगाया कि आपको अच्छा फील हो, तो आपने उसमें कलाकारी करते बैठ रहे हैं। पेन कईयों के रेडी रहते बिल्कुल, वो क्लास में बैठे बैठे कुछ तो भी करते रहने। ये ज्यादातर अपन लोगों की टेंडेंसी है, इंडियन टेंडेंसी। अपन लोग कभी भी दूसरों की प्रॉपर्टी की, सरकारी प्रॉपर्टी, क्योंकि सरकारी प्रॉपर्टी तो बोल दिया तो उसका तो कोई माई बाप है ही नहीं, है ना। यहीं पे दूसरे देशों में थिंकिंग अलग होती है सिटीजन्स की। वो जो सरकारी प्रॉपर्टी होती है वो मानते कि ये तो हमारी है, क्योंकि पूरे देश की प्रॉपर्टी है, तो इसकी केयर लेना हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एंड दे टेक केयर। वो कभी भी मिसयूज नहीं करते ऐसा। अपन लोग बिंदास बिल्कुल, तो सुधरेंगे तो फायदा ही होगा ना। अब आप सोचो, हो सकता आपने नहीं किया होगा, लेकिन किसी ना किसी आपके ही जैसे स्टूडेंट ने किया हुआ है। आपको इतनी की इच्छा रही ड्राइंग वगैरह बनाने की, तो आपके पास नोटबुक रहती है, आखिरी का पेज खोलने का, बनाने का, उसमें क्या बनाना है। तो कई बार आप लोग ये सब काम पता है कब करते रहे? जब टीचर पढ़ाता रहता है, टीचर पढ़ा रहा है और आप यहां करते रहते अपनी कलाकारी। तो नंबर 1 तो क्लास में पढ़ाते समय नहीं होना। नंबर 2 करना है तो आपकी नोटबुक में करो, ताकि कोई डेस्क बेंच भी खराब नहीं होते, बराबर। वो आपकी ड्राइंग अगर बढ़िया बनी, सुंदर ड्राइंग बनी, तो उसको आप बढ़िया फ्रेम एम करके घर में लगा भी सकते हो। चलिए आगे आते, अपने पॉइंट पे आ जाते हैं। हमको मौका मिला तो हम फिर आपको थोड़ा बहुत सुनाने का काम भी हो जाता, थोड़ा सिखाने का, कि आपका बिहेवियर बदले, रियलाइजेशन हो। अब मेरे को बताइए, आपको मैंने बोला था आपको लगेगा कि यस, अगर ये खराब नहीं होता डेस्क आपका सामने, तो कितना बढ़िया लगता बिल्कुल आपको, लगता कि नहीं लगता। फिर कई बार लोग उल्टी सीधी चीजें लिखते हो तो बिल्कुल भी नहीं लिखना चाहिए, समझ रहे हैं। किसी का भी नाम लिख रहा है वो भी नहीं लिखना चाहिए, समझ रहे हैं। तो ये सब चीजें नहीं करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को देखते होंगे ना, पब्लिक प्लेसेस में जाओ, थिएटर में जाओ, वो वॉशरूम में कुछ कुछ लिख लिख के रख देंगे। यही बताया ना, अपन लोग पब्लिक प्रॉपर्टी या किसी दूसरे की प्रॉपर्टी को ऐसे ही केयरलेसली हैंडल करते हैं, मिसयूज करते रहते, बराबर। किसी बड़ी बिल्डिंग में देखो आप, उसकी स्टेयर केसेस की हालत देखो, जहां वहां पान का पिचकारी दिखेगी, बिल्कुल है कि नहीं, दिखता है ना। अगर हम सब सिटीजन केयर लेने लगे तो बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम खत्म हो जाती है। भाई पान खाने के शौकीन हो तो पान खा के उसको सही जगह पे स्पिट करके उसको वॉश करो, ये कोई तरीका थोड़ा होता है। और पता है उससे बचाने के लिए फिर लोग क्या करते हैं कि अब यहां पे कोई पान ना खा के थूके तो वो सीढ़ियों में हर जगह फिर भगवान के, देवी देवताओं के, बराबर है, वहां पे वो टाइल्स या फोटो लगा के रखते हैं। यानी अपन सोचो कि अपन अपने देवी देवताओं को पूजना चाहते हैं कि ऐसे सीढ़ियों पे लगाना चाहते हैं। कितनी गलत बात है, कितनी गलत बात है। उनका रिस्पेक्ट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अब आप सीढ़ियों पे ऐसी कैसे भी चलते हो, चढ़ते हो, धूल मट्टी सब रहती है, तो लगाना चाहिए क्या? नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अभी आप ही लोगों से बचने के लिए वो सब किया जाता है कि इस बहाने से लोग ये काम नहीं करेंगे। तो कितना खराब है अपना कल्चर, यानी अपना कैरेक्टर कितना गिरते जा रहा है, ये सोचो अपन, है कि नहीं। भाई भगवान की जो जगह है वो वहीं होना चाहिए, ताकि हम उनको वो रिस्पेक्ट दे सके, उनका हम आदर कर सके, बराबर। और ऐसी जगह का हमने खुद अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए। अब आपका पेन, उसकी रिफिल खत्म हो गई, यानी अब यूज का नहीं है, आप डाल देते इधर ही कहीं तो भी। आप ये नहीं सोचते कि नहीं बाहर डस्टबिन है उसमें डाल देते हैं, अभी के लिए पॉकेट में रखो, डस्टबिन में डाल देंगे तो सही तरीके से डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। अब आपने यही कभी कभी, तो अभी आजकल तो नहीं दिखा मेरे को आपकी क्लास में, आई विल नॉट से लाए, बट कई बार क्लास में दिखता है, पर आपकी क्लास में मेरे को अभी तक नहीं दिखा। बट अब ये यहाँ पे पेन पड़ा हुआ है, मैं जा रहा हूं, मेरा पैर स्लिप हो गया तो क्या होगा, सोच के देख लो।
हमको क्या फर्क पड़ता, कोई और आके अकाउंट्स का कोर्स तो पूरा कर ही देगा, है ना। हमको क्या फर्क पड़ता है, सर जाए हॉस्पिटल में। तो भाई ऐसे ही आप ही में से कोई भी स्लिप हो सकता है, क्योंकि पेन राउंड रहते हैं, पैर पड़ गया, ध्यान नहीं रहा तो सीधा स्लिप होगा, कोई भी हो सकता ना। इसलिए अपन ने थोड़ा सा जिम्मेदार बनना चाहिए। कोई भी चीज जो किसी को नुकसान कर सकती है, जो वहां पे एक एटमॉस्फेयर को खराब करती है, वो अपन ने अवॉइड करना चाहिए, बराबर है। अपने देश के प्राइम मिनिस्टर बार बार स्वच्छता के लिए बोलते हो, इसीलिए कि भाई लोगों में चेंज आना चाहिए, बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अपन कहां पे थे कि ये फर्नीचर की लाइफ 4 साल है मान लो। तो बताइए कि 4 साल के बाद ये जो फर्नीचर है क्या गायब हो जाएगा क्या यहां से? नहीं, पर यूज के लायक नहीं रहेगा। तो वो जो टूटा फूटा फर्नीचर है उसको भी तो अगर हम रद्दी में बेचे तो कुछ पैसा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसको स्क्रैप वैल्यू बोलते हैं, उसको रेसिडुअल वैल्यू भी बोलते हैं। तो इसका मतलब एक अंदाज से मैं फिगर ऐसी डालता हूं, मान लीजिए कि भाई आपने 5 लाख का फर्नीचर खरीदा, इसको बोलते हैं कॉस्ट। क्या बोलते हैं इसको? कॉस्ट। रेडी करने तक का खर्चा, बराबर है। ये एसेट को रेडी करने तक का पूरा खर्चा ऐड करके आ गया 5 लाख रुपए। अब मुझे लगता है कि ये चलेगा 4 साल, तो लाइफ 4 इयर्स। फिर अंदाज लगाऊंगा कि 4 साल के बाद ये कितने में बिक सकता है। तो मान लो हमारा अंदाज आ गया कि भाई 4 साल के बाद से फॉर एग्जाम्पल ये 60,000 में बिकेगा। कितने में बिकेगा? 60,000। तो इसका मतलब बताइए कि हमारा खर्चा 5 लाख हुआ कि 4,40,000 हुआ? 4,40,000। और कितने साल आपको सर्विसेज मिली? 4 साल। तो इसका मतलब ये 4,40,000 जो है इसको बोलते हैं डेप्रीशिएबल अमाउंट। क्या बोलते हैं इसको? डेप्रीशिएबल अमाउंट। जहां पे सॉल्वेज वैल्यू, रेसिडुअल वैल्यू जो है, स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया रहा, ये स्क्रैप वैल्यू नहीं दिया रहा तो 0 मान लेंगे कि कोई वैल्यू नहीं है। तो कॉस्ट माइनस स्क्रैप डिवाइडेड बाय लाइफ। तो 4,40,000 को 4 साल में एलोकेट किया तो अपन बोलेंगे हर साल कितना अमाउंट लेना चाहिए? 1,10,000। ये जो 1,10,000 है हर साल का अमाउंट, इसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। इसको बोलते हैं डेप्रीशिएशन। डरो मत, नागपुर बहुत सेफ है, यहां बॉम्ब वॉम्ब नहीं फटेगा। अपन इंडिया के बीच में है ना, किसी को यहां तक आने के लिए बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए अपन लोग बहुत अच्छी जगह पे, बहुत सेफ जगह है, एनवायरमेंट के हिसाब से भी अपन लोग बहुत अच्छी जगह पे है। इसलिए अपन ने तो और ज्यादा खुश नसीब समझना चाहिए अपने आप को। यहाँ बाढ़ नहीं आती, यहाँ पे कोई भूकंप नहीं आता, भगवान ना करे आगे भी नहीं ऐसा हो। नहीं तो बेचारे जो देखिए कोस्टल एरिया के जो टाउन है, जब देखो तब समुद्री तूफान से प्रॉब्लम हो जाता। नदियों के किनारे है, वहां देखो कभी बाढ़ आ जाती है। पहाड़ों पे है, वहां देखो कभी भी थोड़ा भी ट्रेमर आया, ये बारिश में तकलीफ होती है। उस हिसाब से अपन तो बड़े अच्छी जगह पे है, समझ गए? जगह भी अच्छी, कोर्स भी अच्छा ज्वाइन किया आपने, क्लास भी अच्छी ज्वाइन किए। तो कोर्स यानी सीए का कोर्स, वो तो बढ़िया है। अब क्लास भी अच्छी ज्वाइन किए ना, अच्छी ज्वाइन। तो अब आपका काम है कि आप बढ़िया रिजल्ट लेके आओ, समझ रहे? जितनी सिंसियरिटी बरतोगे उतना आपका रिजल्ट पॉजिटिव आने की प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स में पढ़ रहे होंगे ना, प्रोबेबिलिटी बढ़ती जाएगी। ठीक है, चलिए वापस आते हैं अपने पॉइंट पे। तो ये जो है इसको क्या बोलते हैं? डेप्रिसिएशन। समझ गए? तो डेप्रिसिएशन यानी एसेट की डेप्रिशिएबल अमाउंट, मतलब कॉस्ट लेस एस्टिमेटेड रेसिडुअल वैल्यू, उसको उसकी यूजफुल लाइफ पे सिस्टमैटिक तरीके से एलोकेट करना,
दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग, डेप्रिसिएशन का सिस्टम, ऐसे अपन बोलते हैं। अब इसमें ये जो है ये एक्चुअल है, ये जो है एस्टिमेटेड है, ये जो है एस्टिमेटेड है। समझ रहे हैं? क्योंकि बगैर एस्टिमेट के काम आपका चल नहीं सकता। तो अकाउंट्स में हमको कई जगह एस्टिमेट का सहारा लेना पड़ता है। एंड एस्टिमेट्स आर बाउंड टू चेंज। आप बोलोगे सर चेंज हो गया तो, मैं तो बोल रहा चेंज होगा ही। चेंज हो गया तो नहीं, चेंज तो पक्का होगा, क्योंकि भाई अंदाज लगाया था। तो जब भी चेंज होगा उस समय हम उसको फिर एडजस्ट करेंगे। तो मान लो कि भाई हमने 4 साल तो यही मान के चला कि भाई ये 60,000 में बिकेगा, लेकिन जब यहां एक्चुअल में बेचा तो 50 में ही बिका, नो प्रॉब्लम। 60,000 बैलेंस आया, 50,000 में बेचा, 10,000 उस साल में लॉस के तौर पे राइट ऑफ कर देंगे। हो सकता है 70 में बिक गया तो नो प्रॉब्लम, 10,000 प्रॉफिट में एडजस्ट कर लेंगे। इसलिए एस्टिमेट्स बदलते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। क्योंकि आज की तारीख में यहां पे मेरे को अगर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है तो मेरे पास अंदाज लगाने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। बताइए यहां पे मेरे को आप कैसे डेप्रिसिएशन एक्चुअल बता सकते, बताओ, बगैर ये अंदाज लगाए हो सकता है क्या? नहीं, तो अंदाज तो लगाना ही पड़ेगा। तो ये एस्टिमेट है, ये एस्टिमेट है, ये एक्चुअल है। तो डेप्रिसिएशन के कैलकुलेशन में 3 एलिमेंट आ गए आपके। कॉस्ट यानी कितने में वो आइटम बना, रेडी हुआ। स्क्रैप वैल्यू यानी एंड में जब वो खराब होगा कितने में बिकेगा, और उसकी लाइफ। इसकी मदद से अपन डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करते हैं। अभी उसके ऊपर आएंगे अपन बाद में, लेकिन उसके पहले कि भाई क्यों एसेट को कम करने की जरूरत पड़ती है, क्यों इसकी जो अमाउंट है वो कम होता जाता है। तो हम बोलते हैं कि डेप्रिसिएशन इज बिकॉज ऑफ, नंबर 1 तो यूसेज, यूज करने से होता। नंबर 2 पासेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे समय निकलेगा एसेट पुराना होते जाएगा, इसलिए भी वो डेप्रिशिएट होता है, बराबर। तीसरा हम बोलते हैं ऑब्सोलिसेंस, किसी चीज का ऑब्सोलिट होना, मतलब टेक्नोलॉजी चेंज होने से वो चीज बेकार हो गई, ऐसा अगर आपको लगे तो हम बोलेंगे ऑब्सोलिट हो गया। और आपके लिए बड़ा सिंपल सा एग्जांपल, आपको आपके मम्मी डैडी ने बड़े अच्छे से एक मोबाइल लेके दिया था 2 साल पहले आपके हैप्पी बर्थडे पे, बराबर। बर्थडे पे जरा जबरदस्ती कर लेते ना, नहीं होना ही है। तो आपके हैप्पी बर्थडे पे आपको 2 साल पहले मोबाइल मिला था। अब ये वाले हैप्पी बर्थडे पे देखो फिर मम्मी डैडी के पीछे पड़ते फिर से कि मोबाइल नया चाहिए। फिर मम्मी डैडी बोलेंगे भाई मोबाइल तो लेके दिए थे, है तो तुम्हारा, बेकार हो गया है। क्यों भाई बेकार हो गया? मोबाइल तो फिजिकली बिल्कुल वैसे ही है जैसा वो पहले काम कर रहा था, अभी भी काम कर रहा है, बट नए नए टेक्नोलॉजी आ जाती है, वो इसमें काम नहीं कर रही होगी। तो इसलिए आपको क्या लगता है कि अरे बेकार हो गया कर, जबकि वो अदरवाइज बिल्कुल परफेक्ट है। तो ऐसे जो टेक्नोलॉजी चेंज होने की वजह से एसेट बेकार हो जाता है तो हम उसको बोलते हैं ऑब्सोलिट होना, ऑब्सोलिसेंस का लॉस। तो हमको ये जो लाइफ एस्टिमेट करते हैं, लाइफ एस्टिमेट करते समय सबको ध्यान रखना पड़ता है। यूसेज भी जैसे मैंने बोला अभी स्टूडेंट के यूज के लिए है तो थोड़ा, पब्लिक यूज के लिए है तो थोड़ा रफ यूज होगा, ये ध्यान में रखेंगे, बराबर। तो यूसेज को ध्यान में रखना पड़ता है। टाइम जैसे जैसे जाएगा एसेट पुराना होगा, उसको ध्यान में रखना पड़ता है। टेक्नोलॉजी वाला आइटम होगा तो वो भी ध्यान में रखना पड़ता है। तो जैसे आपके इलेक्ट्रॉनिक वाले जितने आइटम हैं, इनकी लाइफ हमेशा अभी कम मानी जाएगी, जबकि फिजिकली उनकी लाइफ ज्यादा हो सकती है, बट क्योंकि टेक्नोलॉजी बदल जाती है वो आइटम बाद में आपके यूज लाइक रहते नहीं है। और एक पॉइंट, लीगल रिस्ट्रिक्शन भी कभी कभी रहते हैं। अभी अपने यहां भी आने का चल रहा है मेरे ख्याल से, लेकिन अभी आया नहीं है, बट जहां तक जैसे अमेरिका है, मैं जो नंबर बोलूंगा वो मेरे को भी नहीं मालूम है, ऐसी आपको समझाने के लिए नंबर बोलूंगा, बट फैक्ट करेक्ट है कि अमेरिका में कार की एक लाइफ प्रिस्क्राइब की है उन्होंने। कार विल बी ऑन द रोड ओनली अंटिल एक्सपायरी ऑफ दैट लाइफ।
उसके बाद कार रोड पे नहीं रहेंगी, रखना होगा तो घर के अंदर रख सकते। नहीं समझा क्या? रोड पे नहीं रहेंगी का मतलब चला नहीं सकते। रोड पे का मतलब क्या हो गया? आप यूज कर रहे हो। तो जैसे मान लो कि उन्होंने कार की लाइफ बोला कि 10 ईयर मान लो, तो अभी कार मैन्युफैक्चरर बोलता कि भाई मेरी कार तो 15 साल चलेगी, बराबर, लेकिन अपन डेप्रिसिएशन के लिए लाइफ कितनी पकड़ेंगे? 10 साल। क्यों? क्योंकि 10 साल के बाद लीगली हम उसको यूज नहीं कर पाएंगे, उसको स्क्रैप कर दिया जाता है। फिर समझ में आ गई बात? तो ऐसे ये सब फैक्टर को ध्यान में रख के लाइफ एस्टिमेट की जाती है डेप्रिसिएशन के लिए। अभी कंपनी होगी अगर आपकी, तो कंपनीज एक्ट में भी शेड्यूल 2 है डेप्रिसिएशन पे, और शेड्यूल 2 ऑफ कंपनीज एक्ट लाइफ ऑफ एसेट बताता है। ये वाले टाइप के एसेट की लाइफ इतनी, ये वाले टाइप की लाइफ इतनी, सब दिया है। तो जो मैनेजमेंट चाहे वो उसकी मदद ले सकता है। इनकम टैक्स में अलग रेट दिए हुए हैं डेप्रिसिएशन के। इनकम टैक्स में दिए हुए रेट को अकाउंटिंग में यूज करने की कोई नेसेसिटी नहीं होती है। वो आप जब इनकम टैक्स का कैलकुलेशन करोगे तब उसका एडजस्टमेंट करो। इसलिए अपनी पढ़ाई के समय अपने को यह देखने की जरूरत नहीं है कि इनकम टैक्स क्या बोलता है। अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स के बेसिस पे करो। जब इनकम टैक्स भरने की बात आएगी, इनकम टैक्स कैलकुलेट करते समय जहां जहां लगा कि इनकम टैक्स लॉ में कुछ अलग चीजें हैं, तो उसका एडजस्टमेंट कैलकुलेशन में किया जाता है। तो इनकम टैक्स एक्ट में डेप्रिसिएशन के रेट दिए हैं, बट मेरे को उसको लेने की जरूरत नहीं है। मैं या तो खुद लाइफ एस्टिमेट करूं, अगर मुझे लगता है वी आर टेक्निकली कॉम्पिटेंट तो हम खुद एस्टिमेट करेंगे, नहीं तो क्या करते फिर कंपनी लॉ में दिया है तो कंपनी लॉ में जो दिया है वही लाइफ यूज करो, बराबर। अब आ जाते आगे कि डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की 2 मेथड होती है। कौन सी मेथड बताइए? स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड। अब देखिए, मैंने आपसे पूछा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की 2 मेथड, आपने मेरे को बताया डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की 2 मेथड। ये जो आपने जवाब दिया है डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की 2 मेथड है। मैंने आपसे पूछा था अकाउंटिंग की 2 मेथड। कॉमनली कोई भी डिस्टिंक्शन नहीं करता, आप किसी से भी पूछ लेना डेप्रिसिएशन की मेथड, वो फटाक से स्ट्रेट लाइन एंड WDV बोलेगा। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग बोल रहे हैं आप कि डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन बोल रहे हो, कोई बॉदर नहीं करेगा। और डेप्रिसिएशन की मेथड बोला कि फटाक से क्या बोलता है? स्ट्रेट लाइन एंड WDV। हमने अपनी किताब में लिख के दिया है क्लियर कट, जो स्टूडेंट घर से पढ़ लिया होगा तो उसका ध्यान गया होगा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन की 2 मेथड है, कॉमन 2 मेथड, और है वो बाद में अलग से देखेंगे, पर कॉमन 2 मेथड है। स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV मेथड, तीसरा भी लिख देता हूं यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग की 2 तरीके हैं। कॉमर्स वाले बताओ डेप्रिसिएशन की क्या एंट्री पास करते थे आप? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट अकाउंट, ठीक है। तो ये अकाउंटिंग की एक मेथड है, एक ऑल्टरनेटिव। डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग का दूसरा ऑल्टरनेटिव है कि हम डेप्रिसिएशन अकाउंट को डेबिट करके डेप्रिसिएशन प्रोविजन बोल सकते हो, डेप्रिसिएशन रिजर्व बोल सकते हो, डेप्रिसिएशन फंड बोल सकते हो। इस नाम से क्रेडिट कर देते हैं, मतलब एसेट अकाउंट में क्रेडिट करने के बदले एक नया अकाउंट बना लेते हैं। तो अकाउंटिंग के ये 2 ऑल्टरनेटिव है, अकाउंटिंग के ये 2 ऑल्टरनेटिव है। कैलकुलेशन के कॉमन 2 ऑल्टरनेटिव है, पर ये मेथड कुछ खास टाइप के एसेट पे, खास टाइप की सिचुएशन में काम में आता है, बराबर।
इसको अपन बाद में बात करेंगे। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मतलब वहां पर हम लाइफ इन ईयर्स में नहीं बात करेंगे। तो जैसे मशीनरी खरीदा, अब मशीनरी से मान लो कि भी कोई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट तैयार होता है, तो हम ये नहीं देखेंगे कि ये मशीन कितने साल चलेगी, हम ये देखेंगे कि इस मशीन से कितनी नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस होगी और डेप्रिसिएशन उसके बेसिस पे लेंगे। तो दैट इज कॉल्ड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड। जहां पे लाइफ इन ईयर्स में रहेगा उसमें ये आपकी पहली और दूसरी मेथड है, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड। यूनिट ऑफ प्रोडक्शन मेथड में लाइफ विल नॉट बी इन टर्म्स ऑफ ईयर, लाइफ विल बी इन टर्म्स ऑफ यूसेज। मशीन के केस में नहीं तो ऐसा बोलेगा कि भाई ये मशीन कितने घंटे चलेगी, तो कितने ईयर की बात नहीं होगी, हाउ मेनी आवर्स मतलब कितने घंटे यूज में रहेगी, ठीक है, उसके हिसाब से। तो आप बाद में जब देखोगे प्रॉब्लम तो समझ जाएगा। अभी आप पहले दो मेथड पे ध्यान दो। तो हमारे पास अकाउंटिंग तो बता दिया, इनको बाद में प्रॉब्लम में यूज करेंगे। कैलकुलेशन पे आते हैं। ये जो कैलकुलेशन आपको सामने दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन मेथड कैलकुलेशन है। स्ट्रेट लाइन मतलब एक सरी का डेप्रिसिएशन आता है। तो 1,10,000 यहां भी रहेगा, 1,10,000 यहां भी रहेगा, 1,10,000 यहां भी रहेगा। इसलिए इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, इसको फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड भी बोलते हैं, इसको स्ट्रेट लाइन मेथड भी बोलते हैं। अब इसमें जो लाइफ इन ईयर्स दिया, ये ऐसे लाइफ इन ईयर, तो आप ऐसे कैलकुलेट कर लोगे लाइक दिस। अब लाइफ इन ईयर्स के बदले अगर उसने परसेंटेज दिया होगा तो परसेंटेज उसने इसी तरीके से कैलकुलेट करके निकाल लिया है। तो मैं आपको यहां लिख के दिखाता हूं ताकि आप आगे उसका ठीक से इस्तेमाल करो। 1,10,000 का डेप्रिसिएशन आया 5 लाख वाले एसेट पे, परसेंटेज में चाहिए इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1,10,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 100, 22%। तो ये 22% बोलेंगे स्ट्रेट लाइन का रेट। तो जब भी उसने आपको ऐसा परसेंटेज दिया रहा, ये लाइफ इन ईयर दिया रहा तो ऐसे कैलकुलेट कर लो, पर परसेंटेज दिया रहा तो परसेंटेज उसने ऑलरेडी इस तरीके से निकाल लिया है। अब आपको क्या करना है, फर्स्ट ईयर में आपका एसेट 5 लाख का था, उसके ऊपर 22% कैलकुलेट करोगे। 5 लाख में 22%, 1,10,000 आपने उसमें से कम कर दिया तो बैलेंस बचा 3,90,000। नेक्स्ट ईयर में जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, यहां पे अगर आपकी मेथड स्ट्रेट लाइन मेथड है तो 22% 3,90,000 पे नहीं लगाना, 22% ओरिजिनल कॉस्ट पे लगाना। तो इसलिए इसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी बोलेंगे। तो स्ट्रेट लाइन मेथड बोलो, फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड बोलो, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड मतलब परसेंटेज काय पे लगाया जाएगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे। समझ रहे? तो यहां 390 बचा था, पर मैं परसेंटेज 5 लाख पे लगाऊंगा। 22% कितना आ गया, 1,10,000। फिर से यहां डेप्रिशिएट करूंगा 1,10,000 से, तो 390 माइनस 110 यानी बैलेंस बचेगा 2,80,000। यहां 280 हो गया, पर मैं जब इस ईयर में डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा तो अगेन 22% काय पे लूंगा, ओरिजिनल कॉस्ट पे। ये समझ में आ गया? ये कैलकुलेशन का एक तरीका हो गया, स्ट्रेट लाइन मेथड या फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड या ओरिजिनल कॉस्ट वाली मेथड। ठीक है। अब WDV मेथड में आपको अगर उसने ये डाटा दिया ऐसा, तो इसके ऊपर से रेट निकालने के लिए स्टैटिस्टिकल फॉर्मूले की जरूरत पड़ती है, और वो फॉर्मूले को आपको सॉल्व करने के लिए या तो साइंटिफिक कैलकुलेटर लगेगा या फिर लॉग, एंटी लॉग वगैरह की जरूरत पड़ती है। अपन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं? अकाउंट। इसका मतलब वो अपने यहां का काम का नहीं है।
वो आप अपने मैथ स्टैट्स में पढ़ते हो, ठीक है। इसलिए आपको वो WDV मेथड में ऐसा डाटा नहीं देगा, बल्कि वो आपको सीधे सीधे क्या करेगा, रेट दे देगा, WDV का रेट दे देगा। चलो हाँ, चलिए अपन बोल रहे थे WDV का परसेंटेज। वो परसेंटेज निकालने के लिए जो फॉर्मूला है कि डेप्रिसिएशन का रेट WDV मेथड से अगर निकालना है, आपकी किताब में भी दिया हुआ है, 1 माइनस nth रूट ऑफ स्क्रैप अपॉन कॉस्ट, n यानी लाइफ, समझ रहे, s यानी स्क्रैप वैल्यू, c यानी कॉस्ट, इस फॉर्मूले से निकालना पड़ता है, बराबर। तो इसलिए आपको वो WDV का रेट देगा डायरेक्टली। अब WDV का जो रेट है उससे भी ऑब्जेक्टिव हमको सेम पूरा करना है। स्ट्रेट लाइन है तो भी ऑब्जेक्टिव वही है, WDV है तो भी ऑब्जेक्टिव वही है। ऑब्जेक्टिव क्या है कि ये जो डेप्रिशिएबल अमाउंट है, इस डेप्रिशिएबल अमाउंट को ये जो लाइफ है इसमें एलोकेट करना। तो इसका मतलब मैंने 22% स्ट्रेट लाइन का रेट निकाला, उससे क्या हो रहा हो, 4 साल में एलोकेट हो रहा। तो WDV का भी रेट 4 साल में ही एलोकेट करने वाला चाहिए। अब अगर आप 22% से WDV सिस्टम से डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे, घर में करके देखना, अभी बता रहा हूं आपको, घर में करके देखना, तो चौथे साल के एंड में 60,000 के आसपास बचना चाहिए, क्योंकि अपना स्क्रैप या सॉल्वेज वैल्यू कितना है, 60,000, उसके आसपास बचना चाहिए। बट आप अगर 22% WDV से कैलकुलेट करके देखोगे तो बहुत बड़ा अमाउंट बचा दिखेगा। कितना बड़ा हो कैलकुलेट करके निकाल देना, पर ज्यादा अमाउंट दिखेगा। तो फिर WDV का जो रेट रहता है वो स्ट्रेट लाइन के रेट से काफी ज्यादा रहता है। एक समझाने के लिए, मैंने कोई कैलकुलेट नहीं किया, अब मान लो अपन ने ले लिया 40% रेट, WDV का रेट कितना, 40%, ये 22% काय में था, स्ट्रेट लाइन मेथड। अब देखिए WDV में कैलकुलेशन कैसे होता है, मैं बोल के बताऊंगा, आप सुनते जाओ ध्यान से बराबर। फर्स्ट ईयर में डेप्रिसिएशन अपन एंड ऑफ द ईयर में कैलकुलेट करते, यहां पे, यहां, ठीक है। तो मेरे मशीनरी अकाउंट या फर्नीचर अकाउंट जो भी है, इसमें 5 लाख का बैलेंस दिखेगा, क्योंकि 5 लाख में खरीदा था। 5 लाख का 40%, 2 लाख डेप्रिशिएट किया, मतलब उसमें से कम कर दिया, तो अब बच गया 3 लाख। इसको बोलते हैं WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू। इसी को बोलेंगे रिड्यूस बैलेंस, इसी को बोलेंगे डिमिनिश्ड बैलेंस। इसलिए इस मेथड का जो नाम है, आप WDV मेथड बोल सकते हैं, आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोल सकते हो, आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड बोल सकते हो, बराबर। तो अब यहां पे मेरा जो बैलेंस रहेगा 3 लाख, इसको बोलते हैं रिड्यूस बैलेंस, डिमिनिश बैलेंस, WDV। तो नेक्स्ट ईयर में जब मैं कैलकुलेट करूंगा डेप्रिसिएशन, तो 3 लाख पे 40% हुआ। अब 3 लाख का 40% यानी 1,20,000। तो 3 लाख में से 120 माइनस हुआ, तो अब बैलेंस बचेगा 1,80,000। 1,80,000 का 40% हम यहां पे लेंगे, 72,000। तो बैलेंस बचेगा 1,08,000। यहां पे हम उसका 40% लेंगे, तो 43-44,000 आएगा, मतलब यहां बैलेंस बचेगा मोटा मोटा 64-65,000। यानी आप बिल्कुल उसके करीब आ गए। एग्जैक्ट रेट जब निकालोगे तो 40% से थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। समझ में आ गई बात? कैलकुलेशन का तरीका बता दिया। स्ट्रेट लाइन में परसेंटेज दिया रहा, ओरिजिनल कॉस्ट पे हर साल लगाना। WDV पे अगर मेथड रही तो जो रिड्यूस बैलेंस रहता है उसके ऊपर वो परसेंटेज लगाने का। तो पहले साल ओरिजिनल कॉस्ट पे लगेगा, फिर दूसरे साल जो बचा था उस पे लगेगा, तीसरे साल फिर और जो कम हो गया था उस पे लगेगा। ऐसे कैलकुलेशन होगा। तो कैलकुलेशन के 2 अल्टरनेटिव, अकाउंटिंग के 2 अल्टरनेटिव।
दोनों को अगर मिलाया तो 4 कॉम्बिनेशन बन जाते हैं। कैलकुलेशन ये वाला स्ट्रेट लाइन, अकाउंटिंग ये एक कॉम्बिनेशन बन गया, कैलकुलेशन ये, अकाउंटिंग ये दूसरा कॉम्बिनेशन, कैलकुलेशन WDV वाला और अकाउंटिंग ये वाली तीसरा कॉम्बिनेशन, कैलकुलेशन WDV वाला और अकाउंटिंग ये, ऐसे 4 कॉम्बिनेशन हो जाते हैं। तो हमने आपके जो 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है वो एक ही डाटा रखा ताकि सेम डाटा में आपको ध्यान में आएगा। अलग अलग 4 क्वेश्चन कर देते तो आपको उतना ध्यान में नहीं आता। सेम क्वेश्चन है, सेम डाटा है, सिर्फ बदलेंगे क्या, कैलकुलेशन के मेथड और अकाउंटिंग, बराबर। तो चारों प्रॉब्लम जब आप करोगे तो उसमें आपका कैलकुलेशन भी क्लियर हो जाना चाहिए दिमाग में और अकाउंटिंग भी क्लियर हो जाना चाहिए कि क्या फर्क है। 2 चीजें और है डेप्रिसिएशन की बताने की, उसके बाद जो खास और चीजें हैं वो अपन बाद में बात करेंगे। जो नॉर्मल चीजें वो अभी बता दे रहे हैं, जो स्पेशल चीजें वो बाद में। 2 चीजों में नंबर 1, डेप्रिसिएशन जो हम कैलकुलेट करते हैं, चार्ज करते हैं, वो पीरियोडिक बेसिस पे लेते हैं। पीरियोडिक बेसिस पे डेप्रिसिएशन लेने का मतलब हुआ वो एसेट जितने पीरियड में यूज के लिए था उतने पीरियड का डेप्रिसिएशन। अब ये जो जरूरत पड़ती है, 2 ही समय जरूरत पड़ती है इसकी। एट द टाइम ऑफ परचेस, यानी जिस ईयर में आपने परचेस किया, एट द टाइम ऑफ सेल, यानी जिस ईयर में आपने सेल किया। तो जरा ध्यान से देखिए मैं जो बता रहा हूं। मान लो कि यहां पे मैंने एसेट खरीदा यहां, बराबर। तो जब मैं यहां डेप्रिसिएशन लूंगा तो मैं देखूंगा कितने महीने हुए थे, 8 महीने, 7 महीने, उतने पीरियड का डेप्रिसिएशन मैं चार्ज करूंगा। अब यहां पे जब मैं डेप्रिसिएशन लूंगा तो फुल ईयर का, यहां जब मैं डेप्रिसिएशन लूंगा तो फुल ईयर का। अब यहां पे मान लो कि इसको मैंने यहां बेच दिया, मान लो, तो मैं देखूंगा कितना पीरियड यूज करने के बाद बेचा। तो मान लो 3 महीने हुए तो 3 महीने का, 4 महीने हुए तो 4 महीने। ये पीरियोडिक का मतलब ये होता है खरीदते वाले ईयर में और बेचने वाले ईयर में, यानी किसी भी एसेट के फर्स्ट ईयर में और किसी भी एसेट के लास्ट ईयर में आपको इसकी जरूरत पड़ती है। बीच के पीरियड में इट इज ऑलवेज प्रिज्यूम टू बी इन यूज। तो यूज का मतलब ये मत समझो कि हम रोज रोज का हिसाब रखते हैं करके। फॉर एग्जाम्पल, ये फर्नीचर हमने मान लो कि 2-3 साल पहले लिया है, तो हर साल अभी हम जो डेप्रिसिएशन इस पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारा अकाउंटेंट ये नहीं देखेगा कि इस ईयर में 365 दिन में से इतने संडे की छुट्टी थी। ये बात और है कि हम लोग संडे भी क्लास लेते रहते हैं, पर एक समझाने के लिए मान लो इतनी दिवाली की छुट्टी थी, इसकी छुट्टी थी, तो वो ऐसा कैलकुलेशन नहीं करेगा कि 365 दिन में से 100 दिन छुट्टी पे थी इसलिए फर्नीचर यूज नहीं हुआ। ये उसका मतलब नहीं है। वंस एन एसेट इज रेडी फॉर यूज इट इज ऑलवेज प्रिज्यूम टू बी इन यूज। फिर वो रोज यूज में है, वो चाहे मशीनरी हो तो मशीनरी है तो हम ये नहीं देखेंगे कि फैक्ट्री में कितने दिन छुट्टी थी, समझ रहे, उसको यूज में है ये मान के ही डेप्रिसिएशन लिया जाता है। एक बार एसेट रेडी हो गया तो उस पर फिर फुल डेप्रिसिएशन चलता रहता। सिर्फ खरीदने वाले ईयर में और बेचने वाले ईयर में आपको देखना पड़ता है। खरीदने वाले ईयर में फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस टू द एंड ऑफ ईयर। खरीदने वाले समय में आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रॉम द डेट ऑफ परचेस टू द एंड ऑफ ईयर। और सेल वाले ईयर में फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द ईयर, बिगिनिंग ऑफ द ईयर टू द डेट ऑफ सेल। मतलब उस ईयर के शुरुआत से
बेचने की डेट तक का डेप्रिसिएशन लेने का, इसको बोलते हैं पीरियोडिक बेसिस पे डेप्रिसिएशन लेने का। कंपनी लॉ भी बोलता है पीरियोडिक बेसिस पे लेना चाहिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी बोलते हैं पीरियोडिक बेसिस पे लेना चाहिए। इसलिए अपने मन से अपन कभी भी कैलकुलेशन करेंगे तो अपन पीरियोडिक बेसिस पे लेंगे, लेकिन उसकी जरूरत कब पड़ती है आपको? जब वो एसेट को खरीदा उस ईयर में और जब वो एसेट को बेचा उस ईयर में। अगर उसने मुझे डेट ऑफ परचेज या डेट ऑफ सेल भी नहीं दिया और मुझे उसने जो रेट लिखा है मान लो 20%, उसके आगे भी पर एनम नहीं लिखा है, ध्यान से सुनो मैंने जो बोला, डेट भी नहीं दिया है और रेट के साथ पर एनम भी नहीं लिखा है, तो ऐसे समय में हमारे पास दो रास्ते रहते हैं। या तो हम उस पे हाफ ईयर का ले लें, प्रिज्यूमिंग कि मिड ऑफ द ईयर में खरीदा होगा, या फिर हम फुल ले लेते हैं, क्योंकि हम आर्ग्यू ये करते हैं कि डेट भी तो नहीं दिया उसने और रेट के साथ भी उसने लिखा है 20%, उसने 20% पर एनम बोला नहीं है, तो ऐसे समय में फुल डेप्रिसिएशन ले सकते हैं, कोई रूल नहीं होता है। कुछ कुछ लोग कॉमर्स में पढ़ के आते हैं पर एनम रूल, तो ऐसा कोई रूल नहीं है, पर क्योंकि क्लैरिफाइड नहीं है इसलिए आपके पास वहां दो रास्ते बने। अगर उसने डेट दे दिया पर रेट के साथ पर एनम नहीं लिखा है तो भी मैं टाइम के हिसाब से लूंगा। उसने डेट नहीं दिया पर एनम लिखा है तो मैं हाफ ईयर का ही लूंगा, पर उसने मुझे डेट भी नहीं दिया और रेट के साथ भी पर एनम नहीं लिखा, तब अपन चाहे तो हाफ ईयर का ले लें और चाहे तो फुल डेप्रिसिएशन ले लें। अब एक चीज और है इसमें कि जब भी आप एसेट को बेचोगे, व्हेन एसेट इज सोल्ड, when asset is sold, तो एसेट की बुक वैल्यू, एसेट की बुक वैल्यू यानी कि रिटर्न डाउन वैल्यू WDV और सेल वैल्यू, एसेट की सेल वैल्यू और बुक वैल्यू, इनको कंपेयर करो। द डिफरेंस इज आइदर प्रॉफिट और लॉस, the difference is either profit or loss. अब इसको अकाउंट करने की फिर जरूरत पड़ती है। तो जब भी हम एसेट बेचेंगे तो उसके ऊपर ये डेप्रिसिएशन ले लेने का, पहले अकाउंट कर लेने का, उसके बाद उसकी सेल वैल्यू यानी कितने में बेचा और बुक वैल्यू यानी अकाउंट बुक के हिसाब से वो एसेट कितने का है कंपेयर करने का। द डिफरेंस इज आइदर प्रॉफिट और लॉस, और फिर इसको एडजस्ट करने की एंट्री पास करो। प्रॉफिट होगा तो वो आपके फिक्स एसेट अकाउंट में डेबिट करना पड़ेगा और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट में क्रेडिट होगा, जो अल्टीमेटली चला जाएगा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। क्यों ऐसी एंट्री हो रही? जब अपन अकाउंटिंग करेंगे तब ध्यान देने का, आपने याद रखने की चीज नहीं है, वो अपने आप बनाते आना चाहिए, बोलते आना चाहिए। अभी नहीं बता रहा मैं, बाद में बताऊंगा। अगर लॉस हुआ होगा तो लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट में करो डेबिट और फिक्स एसेट में करो क्रेडिट। ये डेप्रिसिएशन की कहानी हो गई जो कॉमन है, नॉर्मल है। जब भी हम फिक्स एसेट खरीदते हैं तो उसकी लाइफ का अंदाज लगाते हैं, स्क्रैप वैल्यू का अंदाज लगाते हैं, फिर हम डेप्रिसिएशन की मेथड डिसाइड करते हैं
ये मेथड से लेना है कि ये मेथड से लेना है, बराबर। और उसके हिसाब से फिर हम डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं, और अकाउंटिंग के लिए फिर हम चूज करते हैं कि ये वाला रास्ता अडॉप्ट करना है कि ये वाला रास्ता अडॉप्ट करना है, बराबर। और हर साल फिर हम अपने एसेट को डेप्रिशिएट करते चले जाते हैं। जब किसी एसेट को खरीदा तो चेक कर लो, हो सकता है बिल्कुल बिगिनिंग में खरीदा होगा तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन आ जाएगा, बीच में खरीदा होगा तो इसलिए ये डेप्रिसिएशन इतने पीरियड का लो। जिस ईयर में आपने एसेट बेच दिया उस समय जब तक बेचा नहीं था तब तक का डेप्रिसिएशन आप चार्ज करो, बराबर। बेच दिया तो फिर कंपेयर करो कि उसकी सेल वैल्यू कितनी है, बुक वैल्यू कितनी है, प्रॉफिट है, लॉस है, और उसको अकाउंट करो, उसको एडजस्ट करो। ये है आपके फिक्स एसेट की ब्रीफ आइडिया। कुछ और पॉइंट है लेकिन वो अपन बाद में बात करेंगे, समझ गए। अभी के लिए आपके लिए इतना सफिशिएंट है। किसी को भी इसमें कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट है तो बताइए। फीडबैक फॉर्म भरे थे ना आप लोगों ने? अकाउंट्स का तो नहीं भरे? तो पहले पहले हम लोग भरवाते थे, बाद में फिर हम लोगों ने ये किया कि भाई नहीं, अपने फीडबैक अब लेना ठीक नहीं है करके, क्योंकि स्टूडेंट का भरोसा नहीं रहता, कुछ भी लिखते जो मन में आया लिखते। अब आप बताओ, मैं 31 ईयर से पढ़ा रहा हूं, हमने इतने सालों में बहुत बगैर फीडबैक के ऐसे ही हमको अगर हमारे बारे में कुछ भी चीज सुनने में आई तो हम बराबर उस पर सोचते थे। मेरा तो पर्टिकुलर आदत थी शुरू से, सामने कोई बोलेगा नहीं, लेकिन अपने को किसी के थ्रू भी पता चला, किसी दोस्त से पता चला कि यार कोई स्टूडेंट मिला था तेरा, वो ऐसा बोल रहा था, तो हम उस पर हमेशा सोचते थे अगर कोई भी एडवर्स कमेंट पता चला तो। इसलिए हम तो अपना सेल्फ क्रिटिसिज्म अपने आप करते रहते, उसके बावजूद भी फीडबैक फॉर्म भरवाते थे कि चलो स्टूडेंट के मन में क्या है पता चले। लेकिन अभी फिर हम लोगों ने बाद में हमारा फीडबैक लेना बंद करवा दिया। तो मैंने इस बार तो बोला भी नहीं था, पर वो स्टाफ ने खुद ही अकाउंट्स का फीडबैक नहीं लिया, क्योंकि मेरे पास जब गट्ठे आए देखने के लिए तो मैंने सबसे पहले देखा कि भैया कहीं मेरा भी तो फीडबैक नहीं है इसमें, है? अब अच्छा भी नहीं लगता, क्योंकि हम खुद अपने तरफ से ध्यान देते हैं कि क्या करना और क्या नहीं करना। पर स्टूडेंट जब कमेंट करते हैं तो आपने जेन्युइनली सोच समझ करके कमेंट करना चाहिए। कई बच्चों के कमेंट बड़े जेन्युइन होते हैं, पर कई बच्चे बिल्कुल कैजुअली कमेंट कर देते हैं। अभी कोई चीज अगर आपको नहीं समझ में आ रही तो आपको यह सोचना चाहिए कि इसमें आपकी कमी है कि टीचर की कमी है। आप फटाक से क्या बोल देते हैं, इनका नॉलेज अच्छा नहीं है करके टीचर। आपको देख तो लो, बाकी के स्टूडेंट से तो पूछो कि वो टीचर का नॉलेज है कि नहीं सब्जेक्ट का, है? तो मैंने पलटा के देखे आप लोगों के कमेंट सभी फैकल्टी के बारे में जो थे। कहीं कहीं पे कुछ कुछ कमेंट जो थे वो थोड़े ठीक नहीं लगे, बाकी ज्यादातर प्राइमा फेसी जो था आपका फीडबैक अच्छा था। कुछ फैकल्टी को आपने बहुत अच्छा रेट किया, कुछ को थोड़ा एवरेज रेट किया, मोर और लेस ठीक ठाक था। एक आध दो जगह जहां कहीं प्रॉब्लम रहते हैं तो फिर क्या होता है, ये फीडबैक फॉर्म अभी तो हमने देख लिया, मिटकरी सर ने देख लिया, मैंने देख लिया, डायरेक्टर लोगों ने देख लिया। अब ये हर फैकल्टी का फीडबैक फॉर्म उनको दिखाया जाएगा, पर दूसरों को नहीं दिखाया जाता है। तो भाई नीरज सर के फीडबैक फॉर्म नीरज सर देखेंगे, शशांक सर के फीडबैक फॉर्म शशांक सर देखेंगे। तो फैकल्टी को भी एक आइडिया आती है। अभी मेरे से उन लोग पूछ रहे थे कि सर हमारे बारे में क्या था क्या नहीं है, तो मैं उनको जस्ट बता रहा था कि भाई अपने को दो फायदे होते हैं। एक, सही में अपनी कोई कमी हो तो वो भी पता चल जाती है, पर अगर अपनी कमी नहीं भी है पर कम से कम अपने को ये पता चलता है कि स्टूडेंट क्या सोच रहा है।
अब अगर स्टूडेंट कुछ सोच लगा के बैठा है अपने बारे में जबकि वो सही नहीं है और अपन ने उसको समझाया भी नहीं, तो क्या होगा, वो वही मैसेज आगे पास ऑन करेगा। तो फीडबैक मिलने से वो फैकल्टी को एक आइडिया आ जाएगी, तो फैकल्टी आपको बता सकते हैं उस फीडबैक पे से कि आपके जो एडवर्स कमेंट भी होंगे तो बताएंगे कि भाई देखो किसी ने ये चीज लिखा लेकिन इसके बारे में उनका क्या व्यू है, उनका क्या ओपिनियन है। तो ये फायदा होता है। इसलिए फीडबैक बिल्कुल ईमानदारी से देना चाहिए, बिल्कुल कैजुअली नहीं देना चाहिए। सपोज एक एग्जांपल के तौर पे कि मान लो आपने क्लास में बात कर रहे थे, इसलिए फैकल्टी ने आपको डांट दिया, इसलिए आपने उसमें सब एडवर्स कमेंट डाल दिए। ये गलत है ना? क्योंकि आप सोचो फैकल्टी के ऊपर उसका कितना अलग असर पड़ता है। आपको लगता होगा कैजुअली, इसीलिए मैं बता ना हम लोगों ने अपने फीडबैक लेना बंद कर दिया क्योंकि बिल्कुल दिमाग खराब हो जाता है। कभी कभी बच्चे लोग कुछ भी लिख देते हैं, यानी फीडबैक बोला मतलब कुछ भी, यानी कुछ सोच समझ के तो लिखना चाहिए ना, तो कुछ भी लिख देते हैं, इसलिए वो अपने से सहन नहीं होता। फिर इसलिए अपन ने बोला अपने फीडबैक बंद कर दो। तो पहले तो क्या था, हम लोग मेन सीनियर लोग थे, सब डायरेक्टर लोग ही थे पढ़ाने वाले, मैं, मिटकरी सर, जैन सर, राठी सर। धीरे धीरे सर्कमस्टेंसेस में ये हो गया, तो अब बाकी के सब जूनियर फैकल्टीज है, तो इसलिए इन लोगों को आइडिया मिलना चाहिए, इसलिए फीडबैक फिर से हमने शुरू करवाया। 11th 12th और फाउंडेशन इस लेवल में फीडबैक लेने से थोड़ा सा एक आइडिया आएगा। आपको सेकेंड बार फिर से फीडबैक पूछा जाएगा जब आपका कोर्स खत्म होने के टाइम पे रहेगा, आखिरी में, तो तब आप ईमानदारी से फीडबैक दो। आपको लगता है कोई कमी है किसी भी तरीके की तो लिखो, ऐसा नहीं कि नहीं लिखो, बट अच्छे तरीके से लिखो और जेन्युइनली आपको जो लगता है। आपको समझ में नहीं आ रहा उसका कारण ये नहीं होता हमेशा कि फैकल्टी अच्छा नहीं पढ़ा रहा। नंबर 1, या तो आप उस चीज में वीक हो गए। अब जैसे मैथ स्टैट से थोड़े से टेक्निकल है, हो सकता है आपका वो नंबर्स पे ग्रिप ही नहीं है बिल्कुल, इसलिए तकलीफ जारी होगी। आप ये देखो कि फैकल्टी अपनी तरफ से पूरी ईमानदारी से आपके लिए काम कर रहा कि नहीं कर रहा। अगर आपको लगता है कि फैकल्टी अपने तरफ से पूरा ईमानदारी से काम कर रहा है तो फिर अपने को लगना चाहिए कि यार अपनी वीकनेस है, इसलिए अपन ये जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाते। होमवर्क नहीं कर रहे आप, इसलिए आपका नहीं रहता, बराबर। तो फीडबैक ज्यादातर ने तो अच्छे से लिखा है, ऐसा नहीं कि कोई सब उल्टा सीधा लिखा है। किसी किसी के कमेंट थे वो भी शायद उन्होंने कोई गलत इंटेंशन से नहीं लिखे, बट उन्होंने वैसा लिखा हुआ था किसी को। जैसे किसी का आप लिख दोगे कि फैकल्टी को नॉलेज ही नहीं है सब्जेक्ट का, ऐसा नहीं। यहाँ पे जो भी फैकल्टी पढ़ा रहे हैं उनको अपने सब्जेक्ट का अच्छा नॉलेज है, लेकिन हाँ ये रहता है कि कोई फैकल्टी का कम्युनिकेशन आपको उतने अच्छे से नहीं पकड़ में आया तो आप बताओगे कहाँ कमी पड़ रही, कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम जा रहा क्या, कुछ जा रहा क्या, आप लिखोगे तो फैकल्टी उसके ऊपर ध्यान देती है, बराबर। उसमें इसलिए 10 पॉइंट थे, क्वेश्चन थे, है ना। और फिर नीचे आपको जनरल कमेंट के लिए भी बोला था ताकि आपको कुछ जनरल कमेंट करना है, बराबर। लास्ट में आपको नंबर्स भी देना था, है ना। अभी कुछ कुछ लोगों के देखिए कैसे थे, इधर पूरे फर्स्ट वाले यानी सबसे बेस्ट वाला टिक 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 टिक, और नीचे 10 में से 7 नंबर। तो भैया 3 नंबर काहे के कट किया आपने, यानी ये ऊपर के कमेंट और नीचे मैच नहीं हो रहा ना, ये है कि नहीं। यहां सब बेस्ट है तो यहां पे 10 आउट ऑफ 10 होना, यहां पे सब वर्स्ट है तो यहां पे 0 होना। क्या होना, 0। अब इसके बीच में है, आपको लगा कुछ फीचर्स आपको बहुत अच्छे लगे, कुछ कम, तब आपका वो नंबरिंग जो है 10 और 0 के बीच में जाना चाहिए। तो इधर दिखता है कि इधर किसी ने इधर नंबर मार्क्स में पुअर भी मार्क कर दिया कोई कोई इस पे, लेकिन नंबर 10 में से 10 दे दिया। तो ये भी नहीं है ना बराबर। जब आपको लग रहा है कि कुछ चीजों में आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आपने एवरेज डाला है, किसी में पुअर डाला है, तो फिर इधर 10 आउट ऑफ 10 कैसे दो गया। तो ऐसा नेक्स्ट टाइम जब फीडबैक करो तो ऐसा थोड़ा सोच समझ करके बराबर करो, ताकि आपके फीडबैक से फैकल्टी को एक आइडिया है, अगर उनको कुछ लगता है चेंजेस की जरूरत है तो दे विल डू इट, बराबर। वो उसको क्लास में आगे इनकॉर्पोरेट करेंगे, ध्यान देंगे। अल्टीमेट पर्पज ये है कि इफेक्टिवनेस और इम्प्रूव हो, स्टूडेंट को ज्यादा से ज्यादा उसका फायदा मिले, ये कोशिश होती है, बराबर।
इसमें किसी को कोई क्वेश्चन है तो बताइए, नहीं तो हम आगे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 1, on 1st April 13, Moon Limited purchased a plant for 10 lakh. On 1st October 13, an additional plant was purchased costing 5 lakh. On 31st December 14, plant purchased on 1st April 13 was sold off for rupees 7 lakh. On 1st July 15, a new plant was purchased for rupees 12 lakh. And the plant purchased on 1st October 13 was sold for 4,20,000 on 1st October 15. Depreciation is to be provided at 20% per annum on the written down value on 31st March every year. Prepare the plant account for 3-year ended 31st March 16. अब ये जो बताया था आपको, कैलकुलेशन की कौन सी मेथड है इसमें? WD। ठीक है, तो अभी हम कैलकुलेशन की ये मेथड देखेंगे। ओके, अकाउंटिंग के बारे में उसने ऐसा डेप्रिसिएशन प्रोविजन अकाउंट अगर नहीं लिखा है तो मतलब ये वाली मेथड। तो अभी हम इसको अकाउंटिंग ये वाले तरीके से करेंगे और कैलकुलेशन ये वाले तरीके से, समझ रहे? बाद में फिर वो बदलते जाएंगे कॉम्बिनेशन आगे के इसमें, यानी अल्टीमेटली आपको चारों कॉम्बिनेशन मिल जाएंगे, कैलकुलेशन की दोनों मेथड के साथ अकाउंटिंग के दोनों मेथड। मशीन अकाउंट, प्लांट अकाउंट बोलेगा, प्लांट एंड मशीनरी बोलेगा, चलता है। डेट, ये पर्टिकुलर्स, अमाउंट, सेम इधर, डेट, पर्टिकुलर्स और ये अमाउंट। अब यहां पे अपन फोलियो नंबर वगैरह के कॉलम नहीं बनाते क्योंकि अपने पास वैसी स्पेस जो है लिखने के लिए कम रहता है। अब मैं कई बार चीजों को ना एक पेज में एडजस्ट करना चाहता हूं, इसलिए मैं उस हिसाब से रखता हूं। आपको लगता है कि आपको नोटबुक में एक पेज में एडजस्टमेंट को तकलीफ जा रही तो आप मत करो ना, 2 पेज में करो, ताकि क्योंकि आपको आपकी नोटबुक दोबारा पढ़ना है, यूज करना है। कल किसी ने मेरे को कुछ पूछ रहा था तो मैंने देखा वो बहुत कंजस्टेड लग रहा था, उसको समझ में नहीं आएगा दोबारा पढ़ोगे तो, लिखने में जगह नहीं है आपके पास, तो आप फिर उस हिसाब से बनाओ कि आपकी लिखी हुई चीज आपको आगे यूज करना है, ये ध्यान में रखने का, बराबर। तो मैंने यहां पे जैसे आजू बाजू में 2 अकाउंट बनाए, आप एक के नीचे एक बनाओ ना, बाजू बाजू में बनाओगे एक ही पेज में तो फिर वो कैसा बहुत ही कंजस्टेड हो जाएगा आपको। डेप्रिसिएशन अकाउंट, मशीन अकाउंट एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट।
चलिए हो गए रेडी। 1 अप्रैल 13 मून लिमिटेड परचेज अ प्लांट फॉर 10 लाख। क्या एंट्री होगी? मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। अब इतना बड़ा अमाउंट है तो कैश मत बोलो, ठीक है, बैंक अकाउंट। अब ध्यान से सुन लो, मुझे बताइए कि 10 लाख की मशीनरी खरीदा तो इमीडिएट 10 लाख पे किया, ऐसा जरूरी है क्या? उधारी में खरीद सकते कि नहीं खरीद सकते? खरीद सकते ना। पर ये चैप्टर में ऑब्जेक्टिव है डेप्रिसिएशन, इसलिए अब आपको वो ये सब नहीं बताते बैठेगा कि मशीनरी खरीदा तो इमीडिएट पैसे दिया कि उधारी में खरीदा, किससे खरीदा, वो नहीं देगा। तो इसलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ब्लाइंडली बैंक बैंक लिखते रहते हैं, लेकिन अपने मन में ला लेना चाहिए कि उधारी में भी खरीदा जा सकता है। उधारी में खरीदूंगा तो मशीनरी अकाउंट डेबिट, पार्टी अकाउंट क्रेडिट। बाद में पार्टी को पेमेंट करूंगा, तब पार्टी को करूंगा डेबिट, बैंक को करूंगा क्रेडिट। अब वो सब अपन ने बेसिक अकाउंटिंग पढ़ चुके हैं, इसलिए वो सब अब हर जगह नहीं बताते बैठेगा। हर चैप्टर का कुछ एक खास पर्पस होता है, जैसा भी डेप्रिसिएशन है उसमें ही है, फोकस है डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन, अकाउंटिंग, उसमें और वेरिएशन। तो यहां पर फिर वो ऐसी चीजों के बारे में आपको जानकारी नहीं देगा। तो अपन ने बैंक लिख दिया, नो प्रॉब्लम। 1 अप्रैल 13 1/4/13 डेट आपको यहां नहीं दिख रही, आप लिख लो बराबर 1/4/13। मशीन में किया डेबिट, बैंक में हम कर रहे क्रेडिट। 10 लाख रुपए की मशीन खरीदा। मार्च एंडिंग दिया है उसने, तो 1 अप्रैल 13 से जो हमारा ईयर शुरू हुआ वो 31 मार्च 14 को खत्म होगा, बराबर। तो इसलिए उस ईयर में जितने भी ट्रांजैक्शन हो रहे हैं वो सब अपने को यहां पहले लेना है। 1 अक्टूबर 13 एन एडिशनल प्लांट वॉज परचेज कॉस्टिंग ₹5 लाख और मशीन खरीदा। मशीन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट 5 लाख रुपए। मशीन अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। 1 अक्टूबर 13। अब अगला जो ट्रांजैक्शन दिया है वो नेक्स्ट ईयर का है। तो अब इस ईयर के एंड में अपन पहुंच गए, तो एंड ऑफ द ईयर में अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। अब डेप्रिसिएशन चार्ज करना मतलब ये जो एसेट है इसको राइट ऑफ करना, इसके थोड़े अमाउंट को एक्सपेंस में ट्रांसफर करना, ये उसका मतलब है। अब मेरे को देखो ये डेबिट है, इसको खत्म करना है, इसको रिड्यूस करना है, इसको राइट ऑफ करना है, तो ऑब्वियसली मैं यहां करूंगा क्रेडिट और एक्सपेंस के अकाउंट में करूंगा डेबिट। तो इसलिए अपनी एंट्री हो जाती है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में करूंगा डेबिट 31 मार्च 14 और मशीन अकाउंट में करूंगा क्रेडिट। तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट क्रेडिट 31 मार्च 14। मशीन अकाउंट में करूंगा क्रेडिट। ये हो गई एंट्री। अभी आपको बताया था अकाउंटिंग के भी 2 तरीके हैं, अभी अपन ने एक तरीके की बात कर रहे हैं, बाद में अपन दूसरा तरीका भी देखेंगे। तो इस तरीके में अपन एसेट को क्रेडिट कर देते हैं जब अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं। तो डेप्रिसिएशन में डेबिट, एसेट में क्रेडिट। अब इसका कैलकुलेशन करते समय मेथड, रेट, इनको अपने ध्यान में लाने का। अपने इस प्रॉब्लम में WDV मेथड बोला है और 20% रेट दिया है, समझ गए। ये एसेट है, इनके ऊपर डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। फर्स्ट ईयर में आप ये जो परसेंटेज है वो इसी के ऊपर लगाओगे।
इसी के ऊपर ये परसेंटेज लगेगा। सेकेंड ईयर से अब इनकी WDV आ जाएगी, तो सेकेंड ईयर से ये परसेंटेज जो है वो जो बचा हुआ बैलेंस रहेगा, रिड्यूस बैलेंस रहेगा, उस पे लगेगा। पर पहले साल ये ओरिजिनल कॉस्ट थी उसकी WDV की तरह काम में आएंगे। इसके ऊपर पहले ले रहा हूं ये मशीन, ध्यान से देखते जाना। 1 अप्रैल 13 को मैंने ये मशीन खरीदा था, आज 31 मार्च 14 है, मतलब ये मशीन को पूरा साल मैंने यूज किया, इसलिए इस मशीन पे मैं 20% के रेट से 2 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। बराबर है? 10 लाख पे 20% 2 लाख रुपए। अब ये वाली मशीन, इस मशीन को मैंने 1 अक्टूबर 13 को खरीदा है और अभी है 31 मार्च 14, तो गिनती लगा सकते हो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हुए, तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन लेना। 5 लाख पे 20% 1 लाख होता है, ये 12 महीने का हो गया। सो डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 6, तो आ जाएगा 50,000। कितना डेप्रिसिएशन आ जाएगा? 50,000। तो इसका मतलब टोटल डेप्रिसिएशन मैं चार्ज करूंगा 2.5 लाख। मशीन में क्रेडिट, डेप्रिसिएशन में डेबिट। अब ये जो बैलेंस बचेगा मशीन अकाउंट में, ये बैलेंस मैं कैरी फॉरवर्ड कर लूंगा नेक्स्ट ईयर की बुक्स में। ये बैलेंस चला जाएगा नेक्स्ट ईयर की बुक्स में। ऐसे अपन अकाउंट के दोनों साइड टोटल कर लेते हैं। अब ये टोटल वोटल मैं ज्यादातर जगह नहीं लिखूंगा, अभी लिख दिया हूं, ये मैं हर बार लिखूंगा नहीं। 2 लाइन उसके नीचे ड्रॉ किया और आगे बढ़ जाएंगे। आपको लगा कि लिखना है तो आपने ऐसी जगह छोड़ देने का, बाद में लिखते रहने। अभी जो बैलेंस 12,50,000 आपने कैरी फॉरवर्ड किया, वो नेक्स्ट ईयर की बुक्स ऑफ अकाउंट में ब्रॉड फॉरवर्ड होगा। तो नेक्स्ट ईयर में 1/4/14, डेट बराबर लिख लेना, 1/4/14 बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 12,50,000, 12,50,000, 12,50,000। ये एसेट का बैलेंस कैरी फॉरवर्ड हो गया, नेक्स्ट ईयर की बुक्स में आ गया। बराबर। अब डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है। अभी हमने फाइनल अकाउंट पढ़े नहीं है, पर आपको 2-3 बार मौका पढ़ने पे बताया कि ऑल एक्सपेंस, ऑल इनकम आर ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो डेप्रिसिएशन का खर्चा भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। समझ गए? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट में ये हमारी अकाउंटिंग हो गई 2013-14, 2013-14 की। अब नेक्स्ट ईयर में 14-15 आपका ईयर है। नेक्स्ट ईयर में ऑन 31 December 14, द प्लांट परचेज ऑन 1 April 13 was sold off for ₹7 lakh। प्लांट बेचा, क्या एंट्री पास करोगे जरा बताइए? बैंक अकाउंट डेबिट, उधारी रहेगा तो पार्टी डेबिट। ठीक है, यहां अपन बैंक लिख देंगे, बैंक डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। व्हाट गोज आउट शुड बी क्रेडिटेड। चाहे आपका डबल एंट्री रियल अकाउंट के लिए है, व्हाट गोज आउट। अब ये मशीनरी आपके पास से जा रही है, तो आप 31 December 14 को मशीन में करोगे क्रेडिट, बैंक में करोगे डेबिट 7 लाख रुपए।
7 लाख में आपने इसको बेचा, 7 लाख में आपने प्लांट को बेचा। ठीक है, अभी अपन ने बोला था कि जब बेचा तब तक का डेप्रिसिएशन अपन चार्ज करते हैं, तो अपन मशीन में करेंगे क्रेडिट और डेप्रिसिएशन अकाउंट में करेंगे डेबिट, डेप्रिसिएशन में करेंगे डेबिट। अब उसने आपको बताया कि भी कौन सी वाली मशीन बेचा, तो बोलता जो 1 अप्रैल 13 को खरीदा था, यानी ये वाली मशीन, समझ रहे, ये वाली मशीन बेचा ये। अब ये 10 लाख की मशीन पे आपने पिछले साल ऑलरेडी 2 लाख डेप्रिसिएशन चार्ज किया। ध्यान से देखो, मेरा पढ़ाने का तरीका अलग है, कॉमर्स वाले जितने हैं उन्होंने कुछ और तरीके से पढ़ के आए हुए हैं, उसको थोड़े देर के लिए आप यहां यूज नहीं करना, समझ रहे। तो जो कुछ आपने पढ़ा होगा वो तरीके अभी यहां अप्लाई मत करना, पहले मैं क्या पढ़ा रहा हूं पढ़ लो, समझ लो, फिर बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो भाई ये 10 लाख वाली मशीन है, इस पे मैंने 2 लाख पिछले साल डेप्रिसिएशन लिया, मतलब उसकी WDV इसमें 8 लाख है। ये ऐसा बराबर लिंक करने की आदत होना, 8 लाख है। अब 8 लाख के ऊपर मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूंगा 20% के रेट से, लेकिन मैंने उसको दिसंबर तक ही यूज किया। तो भाई अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी कितने मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स। तो मैं 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा 1,20,000 रुपए का डेप्रिसिएशन। अब और ध्यान देना, फिर से बता रहा हूं, 10 लाख का एसेट था, 2 लाख पिछले साल आपने डेप्रिशिएट किया, मतलब इसमें 8 लाख है, 8 लाख, उसमें 120 अभी और डेप्रिशिएशन आपने चार्ज किया, तो 8 लाख माइनस 120 यानी बचा 6,80,000। समझ गए, इसको बोलेंगे बुक वैल्यू, वैल्यू ऑन द डेट ऑफ सेल। तो 6,80,000 वाले एसेट को 7 लाख में बेचा, तो फायदा हुआ कि नुकसान? बिल्कुल क्लियर कट और आसानी से बोलते आना चाहिए। 6,80,000 का आइटम 7 लाख में बेचा, मतलब 20,000 का प्रॉफिट हुआ है, ज्यादा मिला। अब ध्यान दो, यहां पर वो 8 लाख है और यहां पे क्रेडिट हुआ 8,20,000, तो ये 20,000 जो ज्यादा क्रेडिट है उसी को अपन बोलते हैं प्रॉफिट। अब अगर आप उसको इसी अकाउंट में रहने दोगे तो आपके एसेट के बैलेंस को गलत कर डालेगा, क्योंकि वो एसेट नहीं है बल्कि वो क्या है, प्रॉफिट। तो उसको यहां से हटा दो, ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर एंट्री सिखाया है आपको सब, क्रेडिट बैलेंस है वो 20, तो हटाने के लिए यहां करो डेबिट, यहां करोगे डेबिट, 31 दिसंबर की डेट है उसकी है, यहां करोगे डेबिट और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट में करोगे क्रेडिट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन अकाउंट में करोगे क्रेडिट। अभी जो डेप्रिसिएशन में डेबिट बोला हो यहां आ जाएगा 1,20,000। अब मुझे बताइए कि अगर कोई चीज आपने बेच दिया, तो जो चीज आपने बेच दिया वो आपके अकाउंट बुक से खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? 8 लाख अगर डेबिट है और मेरे को इसको खत्म करना है तो क्या करना पड़ेगा? 8 लाख का क्रेडिट, तभी खत्म होगा। इसलिए देख लो आप ध्यान से, इसमें 8 लाख है, 3 बार बता चुका हूं। देखो आपने जो क्रेडिट किया 8,20 और ये डेबिट किया 20,
यानी तीनों आइटम का नेट इफेक्ट है 8 लाख का क्रेडिट, यानी वो मशीन आपके बुक से क्या हो गई, खत्म हो गई, क्योंकि वो बिक गई है, अब वो हमारे पास बची हुई नहीं है। अब अगर आप बैलेंस निकाल के देखोगे तो ये वाली मशीन का बैलेंस आपको दिखेगा। ये वाली मशीन पे 50,000 आपने डेप्रिसिएशन किया था, 4.5 लाख बैलेंस आएगा अगर इसका बैलेंस निकालोगे तो, और करेक्ट है। पर अगर आप ये प्रॉफिट की अकाउंटिंग नहीं करते तो आपका बैलेंस गलत हो जाता। इसके बाद वो बोलता है 1 जुलाई 15 मतलब नेक्स्ट ईयर पे पहुंच गया, तो इस ईयर के एंड में हम फिर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। एसेट को देखने का, ये एसेट है, ये एसेट नहीं है, ठीक है, ये एसेट है। अब इसका ब्रेकअप देखना है तो इसमें ये दोनों है, इसमें से ये वाला ऑलरेडी बिक चुका है, उस पे जो डेप्रिसिएशन लेना था हम ले चुके हैं। इसका मतलब अब हमको सिर्फ ये वाली मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लेना है, समझ गए। अब ये वाली मशीन हमने पूरे साल यूज किया तो पूरे साल का लेना है। रेट और मेथड ये है। अब ये 5 लाख ओरिजिनल कॉस्ट है, इसके ऊपर पिछले साल आपने 50,000 डेप्रिसिएशन लिया था, मतलब उसकी WDV है 4.5 लाख, और 4.5 लाख के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन 90,000, 90,000, समझ गए। डेप्रिसिएशन अकाउंट में करो डेबिट, ये डेप्रिसिएशन अकाउंट में किया डेबिट। अब मशीनरी अकाउंट में जो भी बैलेंस बचा उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे नेक्स्ट ईयर की बुक्स में। बताओ कितना आ रहा है, 3,60,000। ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर की बुक्स में आ जाएगा 1415 को बैलेंस ब्रॉड फॉरवर्ड 3,60,000। ठीक है, डेप्रिसिएशन ये हमारा खर्चा है, इसको हम हमारे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। 2,10,000 ये हमारे प्रॉफिट लॉस में हम ट्रांसफर कर देंगे। अब इस ईयर में 1 जुलाई 15 को ए न्यू प्लांट वॉज परचेज फॉर 12 लाख। 1 जुलाई 15 मशीनरी डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट 12 लाख, 12 लाख की मशीन खरीदा, मशीन डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट, 12 लाख की मशीन खरीदा। आगे बोलता है एंड द प्लांट परचेज ऑन 1 अक्टूबर 13 was sold for rupees 4,20,000 on 1 अक्टूबर 15। तो बोल रहा है 1 अक्टूबर 15 को आपने पुराना वाला प्लांट बेचा। कितने में बेचा, तो बोलता 4,20,000 में बेचा, बराबर। अब कौन सा वाला प्लांट बेचा, तो बोलता है जिसको आपने 1 अक्टूबर 13 को खरीदा था, यानी इसकी बात कर रहा हूं, बराबर। वो बोलता है ये वाला प्लांट आपने बेचा, बराबर। अब अपन ने इस प्लांट पे, ध्यान से देखिए, इस प्लांट पे 50,000 का डेप्रिसिएशन पहले साल लिया था, यानी इसमें बचा था 4.5 लाख। फिर ये 4.5 पे 90,000 और डेप्रिसिएशन दिया, बचा था 3,60,000। यानी ये जो 360 है ये उसी मशीन का है जिसको हमने इस साल 6 महीने यूज करने के बाद बेचा। 6 महीने का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। 3,60,000 WDV है,
इसके ऊपर 20%, 6 महीने के लिए 36,000। इसको डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट कर दो। अब फिर से अपन ने देखने का प्रॉफिट लॉस। ये 3,60,000 की मशीन है, ये 36,000 का और डेप्रिसिएशन चार्ज किया तो 360 में से 36,000 गया, तो उसको बोलते हैं WDV ऑन द डेट ऑफ सेल। तो ऑन द डेट ऑफ सेल WDV हो गई 3,24,000। अब 3,24,000 की मशीन को 4,20,000 में बेचा तो फायदा हुआ कि नुकसान? फायदा, प्रॉफिट। अब उस प्रॉफिट को यहां से हटाना है तो यहां करेंगे डेबिट 1 अक्टूबर 15 को, और प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीन में करेंगे क्रेडिट। कितना प्रॉफिट हो गया? 96,000। ये चेक कर लीजिए वापस। 3,60,000 डेबिट है, ये देखो, ये डेबिट, और ये देखो क्रेडिट कितना आया, 4,56,000। डेबिट है 360, क्रेडिट है 456, क्रेडिट ज्यादा है, वही है ये 96,000 का प्रॉफिट। अब ये एंड ऑफ द ईयर तक और कुछ नहीं हुआ, तो एंड ऑफ द ईयर में अपन डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन, अब अपने पास मशीन ये है, ये मशीन है, ये इसमें से ये वाली मशीन ऑलरेडी बिक गई, खत्म। इस मशीन पे अपने को डेप्रिसिएशन लेना है इसके ऊपर, बराबर। तो 12 लाख के ऊपर 20%। अब ये मशीन आपने 1 जुलाई को खरीदे, तो जुलाई से लेके मार्च तक की गिनती लगाओगे तो 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन 1,80,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे। डेप्रिसिएशन अकाउंट में कर दो डेबिट। अब मशीनरी अकाउंट में जो बैलेंस बचा वो बैलेंस कैरीड फॉरवर्ड। कितना बैलेंस बचा बताओ? 7,20,000 11 10,20,000, ठीक है। 10,20,000 का बैलेंस बचा मशीन में, नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, और डेप्रिसिएशन अकाउंट में जो आ रहा है उसको आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर कर दोगे। इसके और ऑल्टरनेटिव अपन नेक्स्ट पीरियड में लेंगे। आपको इसमें भी कुछ बोलना पूछना रहेगा तो नेक्स्ट पीरियड में बताना, ठीक है।